हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी जेटीओ का जो स्टेज 1 था वो क्लियर कर लिया है और अब उनकी इंटरव्यू होने वाली है। सबसे पहले एग्जाम्बी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये वीडियो जो है बेसिकली इसमें हम इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, इंटरव्यू का लेवल क्या होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इंटरव्यू लेवल मींस कैसे ये आईबीपीएस एसओ राजभाषा नाबार्ड में जो राजभाषा की जो वैकेंसी होती है, ठीक है, उनसे यूपीएससी द्वारा जो ये कंडक्ट कराई गई वैकेंसी है इसका इंटरव्यू किस लेवल पर अलग होने वाला है, ये इसका अर्थ है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रखी गई थी और यहाँ पर अब हमें इंटरव्यू में कैसी एलिजिबिलिटी चाहिए, मींस हमारे पास कैसी पात्रता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखा है, एसेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं लिखा है तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, ये बेसिकली कोई सर्टिफिकेट जैसी कोई बात नहीं है, ये एक क्वालिटी की बात यहाँ पर हम करेंगे इसमें। फिर इंटरव्यू डेट कब होगी, सर इंटरव्यू कब से होगा, ये बहुत से लोग जो पूछ रहे हैं। भाई इंटरव्यू डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, इसके पीछे की कुछ कारण है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर कट ऑफ क्या है, कट ऑफ पर बातें होंगी। फिर लास्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबल क्वेश्चन क्या होगा और हमारा इंटरव्यू रन कैसे करेगा। ये सारे टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में 1 बाय 1 कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक सा टिप है, ठीक है, हम सीधे भी इस पे आ गए हैं। इंटरव्यू के जो हमारे टॉपिक है इस पे 1 बाय 1 डिस्कशन होगा। सबसे पहले इंटरव्यू लेवल देखिए, यूपीएससी द्वारा अगर कंडक्ट करवाया जा रहा है इंटरव्यू तो इट मीन्स कि ये ऐसा नॉर्मल सा इंटरव्यू नहीं होना है जैसे आईबीपीएस एसओ राजभाषा वगैरह में होता है, उससे ये काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि इनके बोर्ड मेंबर अलग होते हैं, इनके पैनल अलग होते हैं और उनका सोचने का तरीका कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यू लेवल अलग होगा, औरों से तो काफ़ी अलग होगा। एलिजिबिलिटी मीन्स यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये चीज़ है। उसके साथ ही आपने मास्टर्स जैसे इसमें मांगी गई थी, मास्टर्स मांगी गई थी हिंदी और इंग्लिश वाली जो बात है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देन अगर इंटरव्यू डेट की आप बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरव्यू डेट की हम बात कर रहे हैं। तो इंटरव्यू तो आप ये मान के चलो अभी यूपीएससी ने ईपीएफओ में एपीएफसी और ईओ एंड एओ का भी एक एग्जाम कंडक्ट कराया था 2 जुलाई को, जिसकी इंटरव्यू की डेफ आ चुका है, बच्चे डेफ भर भी रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिसका डेफ पहले आया है तो उसका इंटरव्यू भी पहले होगा। ठीक है, तो अगर उसका इंटरव्यू अभी से मान ले तो कम से कम 2 महीने बाद होगा और कम से कम 2 महीने तक वो चलने वाला है। ठीक है, तो 4 महीने मेरे हिसाब से इन 4 महीनों के अंदर इंटरव्यू नहीं होने वाला है। मतलब दिसंबर तो हर तरीके से दिसंबर तो पार होगा ही होगा, मिड जैन से लेकर उस साइड हो सकता है, लेकिन उससे पहले प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। ठीक है, बट यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन है, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, फिलहाल जो प्रोबेबिलिटी कहती वही कहती कि मिड जैन तक नहीं हो सकता है। फिर कट ऑफ की बात मैं यहाँ बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ भाई, जो हो गए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इसमें कट ऑफ समझ में नहीं आ रहा किस तरह से बन रही है क्या है, तो कोई भी भाई वैसी बात मैं यहाँ नहीं करूँगा इसको। ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चन क्या है, हाँ हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक टिप्स होती है आप कह सकते हो या इंपॉर्टेंट जो हमें पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यू में हमारा पोस्चर और जेस्चर कैसा होना चाहिए। पोस्चर मतलब आपकी बॉडी जो है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, बैठने का जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए। अंदर आप इंटरव्यू में जब इंटरव्यू पैनलिस्ट के पास जाओगे तो रूम में एंटर करने से लेकर वहाँ बैठने का और उसके बाद निकलने तक का तरीका आपका क्या है, वो होता है आपका पोस्चर। ठीक है, उसके बाद आता है जेस्चर, तो आप हर बात पर कैसे रिएक्ट करते हो, आपके जो हाव भाव हिंदी में कहते हैं, जो मुख जो हमारा मुख है, चेहरा है, उसकी क्या बनावट होती है। किसी क्वेश्चन पर एकदम से आप झुंझला तो नहीं जा रहे हो, किसी बात पर परेशान तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा सो होता है तो वो कहीं ना कहीं वो एक आपका नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जेस्चर पोस्चर, कैसे बात करनी है बेसिकली। ठीक है, हाथ जो हमारे हैं उसको कितना मूव कराना है, हाथ को मुट्ठी, मतलब बहुत से लोग ऐसे हाथ को एकदम ऐसे फीस्ट ऐसे करके वैसे बांध के बैठ जाते हैं जांघ के ऊपर, वो सब नहीं करना है। ठीक है, टेबल पे हाथ नहीं रखनी, ये सब नॉर्मल सी बात है। आप सब मतलब सबके सारे जितने भी लोग हैं मास्टर्स करके पेपर दे रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है और ये लगभग सबको पता होती है, कोई ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों को नहीं जानता है। ठीक है, फिर भी लिख दिया है, आप एक बार इस चीज़ों पर ध्यान देना कि बोलते समय ऐसा तो नहीं केवल आप जो आपसे बात करो आप सिर्फ उसी की तरफ देखते हैं, अगल बगल जो 2 लोग और बैठे हैं 3 लोग और बैठे हैं उनकी तरफ नज़र भी नहीं जा रही है, ये नेगेटिव होता है, इसको नहीं करना है। ठीक है, हाउ टू स्पीक में एक भ्रम होता है, कुछ लोगों को लगता है कि आपकी आवाज़ ना बहुत तीखी है, बहुत तेज बोलते हो आप,
मतलब कर्कश आवाज़ है, ठीक है, नॉइजी आवाज़ है, इसको सही कर लो। भाई जन्मजात गला मिल चुका है, अब गले का ऑपरेशन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। किसी की कोयल जैसी आवाज़ है तो कोयल की आवाज़ में बोलेगा, और किसी की आवाज़ अब कौवे जैसी है तो बेचारा वो कैसे बोलेगा सही। तो ये बात नहीं है। और आपको लगता है क्या इंटरव्यूअर इस बात पर जज करेगा कि इसकी आवाज़ ना बड़ी ख़राब है, इसको नहीं ले। भाई वो नॉलेज देखेगा, आपके रिएक्शन देखेगा, आपकी एप्टीट्यूड को देखेगा कि इसके अंदर वो एप्टीट्यूड है भी कि नहीं, ये अपने अंदर लोगों को हैंडल कर सकता है या नहीं, ये चीज़ें वो देखेगा, ठीक है। वॉइस उतना मैटर नहीं करेगी। अगर आपके पास ये भी नहीं है तब तो फिर डेफिनेटली वॉइस मैटर कर ही जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ बस ये हाउ टू स्पीक में सिर्फ यही था, सॉफ्ट बोलना है, आराम से बोलना है, रेस्ट लेकर बोलिए, जो जिस तरह से बोलता है उस तरह से बोलिए। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप डेफ भरोगे तो जाहिर सी बात है डेफ में आपने अपने बारे में पूरी जन्म कुंडली उनको दे दी है, ठीक है, अपने नाम से लेकर हॉबीज़ हॉबीज़ सब लिखा हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं, डेफ को रटने की कोशिश करने लगते हैं कि इसको ना, मैं जब मुझसे पूछा जाएगा बताइए अपने बारे में, तो मैं एकदम गा के सुना दूंगा कुमार सानू की आवाज़ में। नहीं करना है वो, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है, उतना तो आपने रट लिया कि आपने अपना अबाउट योर सेल्फ तो पूरा अच्छे से एक फ्लो में बोल दिया, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहेगा वो तो आप एक बार में बोल दोगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी जब आपसे उस पर क्रॉस क्वेश्चन होने शुरू होंगे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन तो आप कितना भी गैस कर लो कहीं ना कहीं अलग होगा। तब आपके जो वॉइस होगा, जो आपका टेम्पो होगा बोलने का, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मतलब आप फिर धीरे बोलना शुरू करोगे, या फिर जितना जल्दी तेज बोल रहे थे पेस, जैसे पेस कहते हैं, वो पेस भी आपका कम हो जाएगा। तो वहां से पकड़ लेते हैं फिर ये कि रट के आया था, अब तो इसकी हवा निकल गई। ये चीज़ें ध्यान रखनी, रटना नहीं है, एक ही फ्लो में बातें होनी चाहिए। सेंटेंस का फ्लो शुरू से लेकर आखिरी तक उसी लय में रहना चाहिए, वो अप डाउन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस, यहाँ कॉन्फिडेंस था, यहाँ कॉन्फिडेंस लो हो गया, यहाँ नर्वस नहीं था, यहाँ नर्वस हो गया। ये सारी चीज़ें फिर वो नोट होना शुरू हो जाती हैं। ऑफिसर के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक होता है ड्रेस अप। भाई मास्टर्स वाले बच्चे, उनको क्या बताया जाए कि पैंट शर्ट क्या पहननी, कॉम्बिनेशन अच्छा रखना है, टाई वगैरह लगा के जानी है। सर्दियों में इंटरव्यू होगा तो आप जैकेट बोल रहा हूँ, सूट पहन सकते हो इजीली, तो सूट तो पहनना ही है फिर, है ना। जो लेडीज़ मतलब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सेम तरीके से लागू होता है, वो साड़ी वगैरह पहन सकती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन अपना आपको देख के चलना है, क्योंकि भाई ऑफिसर हो और ऑफिसर के लिए शालीनता तो ज़रूरी है, आपकी शालीनता दिखनी चाहिए। फिर आपका चाहे वो ड्रेसिंग सेंस क्यों ना हो, या फिर बात करने और बोलने और बैठने का तरीका क्यों ना हो, ऑफिसर वाली क्वालिटीज़ तो वहाँ दिखनी चाहिए, ठीक है। फिर नो योर लिमिट। देखिए सबसे बड़ी जो बात होती है, क्या होता है इंटरव्यू जब होता है, मैंने खुद भी एसएसबी में फील किया था कि जब आपको फर्स्ट टाइम आप देने जा रहे हो तो इंटरव्यू, तो आप ना एकदम बातें सारी अच्छी बोलोगे। आप बोलोगे कि ना ये रिफॉर्म होना चाहिए, मैं ये करूँगा, वो रिफॉर्म करूँगा, मैं ये करप्शन को इस तरह से मिटाने की कोशिश करूँगा, मैं लैंग्वेज को इस तरह से प्रमोट करने की कोशिश करूँगा ना। मैं बहुत आ जाता हूँ वहाँ, हर बात पे आप मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। फिर यहाँ पर ध्यान रखना भाई अपनी लिमिट, कि आप जो पोस्ट को ज्वाइन कर रहे हो ना, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितनी पावर मिलने वाली है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप इरेशनल बात करोगे, इलॉजिकल बात करोगे, जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली फिट नहीं होती है, तो इंटरव्यूअर फिर सोचेगा कि भाई इस इंसान को अपनी लिमिट ही नहीं पता है। तो वो बहुत नेगेटिव आप पर, मतलब वो बैकफायर होता है। फिर आप कितने भी अच्छे सजेशन क्यों ना दे रहे हो, पर वो नेगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ये नहीं पता है कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट होता है। और अक्सर यहाँ पर लोग, अच्छे अच्छे लोग मतलब गलती करते हैं। मेरा फर्स्ट एसएसबी में मैंने यही गलती की भी थी। क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या रिफॉर्म करोगे, तो मैंने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म की, बोफोर्स घोटाला हुआ था, ये हुआ था। अरे भाई तुम एक लेफ्टिनेंट के पद पे जा रहे हो और तुम बोफोर्स घोटाला कैसे रोक लोगे, पॉसिबल ही नहीं था। तो वो बेवकूफ़ी होती है फर्स्ट टाइम पे, नहीं करनी है। नो योर लिमिट, अपने पद के अकॉर्डिंग अपनी लिमिट को तो ध्यान में ही रखना है, नहीं तो वो फिर कुछ बोलेगा नहीं, हंस के फिर वहां पर मार्किंग हो जाती है अच्छी खासी। डोंट मगअप द थिंग्स, जो हमने पहले ही बोल दिया कि हमें मगअप नहीं करना है अपने डेफ को, जो जैसा है एकदम नॉर्मल जाकर बोलना है। देखो इसमें ना नॉलेज एक पैरामीटर है, मतलब सिर्फ ये देखेगा कि नॉलेज इसको है कि नहीं है, अवेयर है कि नहीं है, एक तरीके से किसी मुद्दे को ये कितने अच्छे से जानता है। आपकी अवेयरनेस चेक की जा रही है। फैक्ट गैदर करने का उनका कोई इंटेंशन नहीं है, वो आपसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसी बातें नहीं करने वाले, कैलकुलेशन पे बातें नहीं होंगी। तो फैक्ट वाला जो पोर्शन है, आपको लगे कि नहीं आता है तो सिंपली नहीं आता है सर, सॉरी, उस पर वो कार्रवाई नहीं करने वाले। लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है चीज की, मुद्दे को ही नहीं जानते हैं, वो नेगेटिव होता है कि ये चीज ही नहीं जानता है। चीज के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आप नहीं जानते हो, दैट इज ओके, लेकिन चीज ही नहीं जानते हो कि ये इशू क्या था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आप कह लो G20, अभी G21 बना, अफ्रीकन यूनियन आया, तो अफ्रीकन यूनियन में कंट्रीज कितनी है आपको नहीं पता, इट इज ओके, नहीं पता है मुझे तो नहीं पता है भाई, नंबर नहीं जानता हूँ।
बट इंडिया ने इसको ऐड कराया है, तो हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अभी वो ये सबसे जनरल सा क्वेश्चन पूछेगा कि G20 में हाल ही में एक नई अब डेवलपमेंट हुआ, वो क्या है, आपको पता ही नहीं है कि अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है, तो वो नेगेटिव होता है। लेकिन अफ्रीकन यूनियन में देश कितने हैं नहीं पता, इट इज ओके, नहीं पता है तो नहीं पता है। मैं यहाँ पर टिकट कलेक्टर या फैक्ट कलेक्टर थोड़ी ना हूँ कि वहाँ बैठ के क्लरिकल काम करना है आपको। तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, तो वहाँ से आप बहुत वजन को हल्का पाओगे, मतलब परेशान नहीं होगे ज़्यादा। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पर भी एक गलती होती है कि हम अपनी हॉबीज़ को ओपन एंडेड छोड़ते हैं। ओपन एंडेड मतलब कि मुझे गाना सुनना पसंद है, अरे भाई गाना सुनना पसंद है, सामने बैठने वाला 62 ईयर्स 63 ईयर्स का है, 60 साल है, 52 साल 53 साल 55 साल का है, उसने सुने थे कुमार सानू के, उसने सुने थे किशोर कुमार के गाने, आप सुन रहे हो अपने ज़माने के गाने, डिफरेंस है। उनको क्लासिकल पसंद है, आपको रॉक और पॉप पसंद है। तो लिखो, वो चीज़ लिख दो कि मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है बट अरिजीत सिंह का, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है बट रॉक। जहां पर ना फिर वो क्वेश्चन बनाए तो उसी फील्ड से बनाए, अदरवाइज नहीं बनाए। ठीक है, मुझे वेब सीरीज देखना पसंद है, ठीक है लिखो वेब सीरीज देखना पसंद है, बट किस तरह की वो लिख दो, मुझे एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है। सब लिखोगे तो फिर वो अपनी वाली पूछेगा, अपनी वाली लिखोगे तो बस जाओगे। तो ये लिमिट जरूर लगा के रखना, ओपन एंडेड नहीं छोड़िएगा अपनी हॉबी को क्लोज कर देना है, ठीक है, एक एंड दे देना है। ठीक है, तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रोबेबल एरिया ऑफ इंटरव्यू क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आपके मास्टर्स से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अच्छे खासे आएंगे, पर इसमें क्वेश्चन वो वाले नहीं होंगे कि बताइए इसने किसने हिंदी के काल को 4 भागों में विभाजित किया है, रीति काल किसने नाम दिया था, ये सब नहीं पूछेगा। ये बहुत ही, अगर इस तरह का क्वेश्चन होने भी लगता है तो ये मान के चलिए इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर फैक्ट पे फैक्ट आने लगे तो समझ लीजिए इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करें, और नॉलेज पर्सनैलिटी का सिर्फ एक पार्ट है, फैक्ट पता है वो सिर्फ एक पार्ट है, उसके अलावा पर्सनैलिटी के बहुत सारे आयाम होते हैं। अगर वो सिर्फ फैक्ट पे ही बात करे, इसका मतलब वो इरिटेट हो चुका है आपसे और वो जान चुका है कि ये सतही बातें करेगा, इसको हटाओ। तो वो 2 4 5 क्वेश्चन पूछेगा ताकि आप नो 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 बोलो और फिर वो बोले ठीक है ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर, ऐसा करके वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले प्रोबेबल एरिया में बात करें तो देखिए, संघ की राजभाषा, जैसे कि राजभाषा है, इसके क्या जैसे यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नॉर्मल से है, आपने पेपर दिया है, क्वालिफाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये सब चीज़ें पता होगी, तो सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, इनमें सारे टॉपिक हैं, मैं सारे टॉपिक नहीं पढ़ने वाला हूँ, बट जैसे कहा टॉपिक की अगर मैं आपको बात करता हूँ तो जैसे यहाँ पर ई गवर्नेंस लिखा हुआ है, यहाँ IT टूल्स लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे आगे में, कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे ई गवर्नेंस वाले टॉपिक को अगर हम यहाँ देखें तो ई गवर्नेंस कैसे मदद करता है, या पहले तो सबसे छोटा क्वेश्चन, ई गवर्नेंस क्या है भाई, आप इससे क्या समझते हो, फॉर्म्स क्या है वो पूछेंगे तो आप बता दोगे। गवर्नेंस के और भी टाइप होते हैं, ठीक है, एथिकल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये इन सब चीज़ों से कैसे अलग है, तो वो सारी बात हो गई। मतलब ये थोड़ा सा एनालिटिक्स में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब देखते हैं हम लोग अपना वाला कि हमें किस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार होना है। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप EPFO ज्वाइन करने वाले हो एज अ JTO, ठीक है, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर। ठीक है, आप यहाँ पर आप जैसे ही ज्वाइन करोगे एज एन ऑफिसर वहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फंक्शंस क्या हैं, आप उस डिपार्टमेंट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे EPFO की अगर हम बात करें तो EPFO का क्या महत्व है, एटलीस्ट 5 से 7 लाइन तो बोलने की स्थिति में हो ही इसके लिए। कब स्थापना हुई थी, डेट बताओ, तारीख बताओ, जन्म तिथि बताओ उसकी, वो नहीं पूछेंगे, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सोशल सिक्योरिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर आप बात करो ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली, ये बात आप बोलोगे। 2-3 स्कीम्स के नाम लोगे, स्कीम्स के अगर पूरे डेफिनेट प्रोविजन नहीं पता, इट इज ओके, नहीं पता है, बट मुझे पता है कि इस तरह की स्कीम्स से ये लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है। ठीक है, फिर हमारी जॉब प्रोफाइल, जो कि नो योर लिमिट में आपको देखनी है कि जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, हमें काम किस तरह के करने वाले हैं हम। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सुझाव भी उतने ही लिमिट तक देने हैं जहां तक आपकी जॉब आपको अलाउ करती हो, उसके पार जाकर आंसर नहीं देना है। फिर डेवलपमेंट, अब यहां से थोड़ा एनालिटिकल होगा। जैसे लैंग्वेज पर पेपर है तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अगर हिंदी की बात कर लो तो हिंदी वैदिक एज से लेकर आज जो मॉडर्न डे में हम जो बात कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो उसका डेवलपमेंट फेज क्या था, हम कैसे हिंदी की इस भाषा के इस स्तर तक पहुंचे हैं, ये पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद
एआई एंड लैंग्वेज, बहुत से लोग फिजिकली चैलेंज है, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, एआई उनको कैसे असिस्ट कर सकता है? ये इस तरह से मतलब ये घुमा के भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी तरह पूछेगा। ये पूछ सकता है कि भाई एआई आप जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कैसे सहायक है, मतलब कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन सब तरीकों से इसको जोड़ना पड़ेगा। फिर अगर हिंदी जैसे आज भी राजभाषा के तौर पर बहुत ही कम स्टेट है जिसको जो हिंदी एज अ राजभाषा को यूज कर रहे हैं, आप सबको पता है कि कहीं इंग्लिश यूज कर रही है, कहीं संस्कृत, कहीं तमिल, कहीं तेलुगु, मलयालम ऐसे हो रही है। हिंदी को एज अ राजभाषा कहीं पे भी बहुत मतलब रेयरली यूज किया जा रहा है, मतलब समझो 2 से 3 ही स्टेट ऐसे हैं जो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। आप राजभाषा अधिकारी बनोगे, मतलब सॉरी, आप जेटीओ बन रहे हो, और जेटीओ बनने के बाद आप कैसे हिंदी को प्रमोट करोगे अपने डिपार्टमेंट में, आप कैसे, जो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं ये पूछ सकता है, उन चैलेंजेस को आप कैसे टैकल करोगे। नो योर लिमिट, टैकल करने के लिए भी अपनी पावर के अंदर ही बताना है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा। और अगर आपको लगता है नहीं ये भी होना चाहिए, तो आप बोलो मैं ये सजेशन दूंगा अपने सीनियर को, मैं ऐसे उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये स्टेप लिए जाने चाहिए। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सुनते रहते हो कि जो हमारी एक जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, कस्तूरी रंगन साहब की, ठीक है, जो उन्होंने हमें दी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो उसके बाद वहाँ से एक 3 लैंग्वेज डिबेट जो हमेशा से चलती आई, मतलब बहुत पुरानी डिबेट है ये, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वापस से बोला गया था, बस वहाँ वापस से ताज़ा हो गई। तो वो क्या चीज़ है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या चीज़ है, साउथ इंडियन स्टेट को क्या प्रॉब्लम है, अगर हिंदी को एज एन मतलब जैसे राजभाषा है उसे राष्ट्रभाषा बना देते तो क्या इशूज एमर्ज होंगे। इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार होना, भाई यूपीएससी का है तो पूछा ही जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर फॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे यूरोप को आप देखते हो, तो यूरोप में जैसे स्पेन हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन सब देशों को जब आप देखोगे तो ये एक एक भाषा के आधार पर बने हैं, ठीक है। तो भारत में भी ऐसी बहुत सारी भाषा थी, तो भारत देश अलग अलग देश जैसे टुकड़ों में क्यों नहीं बट गया भाई। आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में बात भी होती है कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने ये बोला भी था, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि भारत बहुत जल्दी अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, मतलब 100 से ज्यादा देश बन जाएंगे, उनका ये मानना था 100 से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि उनके यूरोप में तो ऐसा ही हुआ था। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है, आप तैयार रहना बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो हमारा 50s का टाइम था आज़ादी के बाद, तो हमने आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया भाई, लैंग्वेज भाई भाषा के आधार पर, ठीक है। फिर हम एक संशोधन भी लेके आए 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन अधिनियम 1956। वो क्या चीज़ थी, उसके क्या इशूज थे, हम आज अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य क्यों नहीं बना सकते, या बना रहे हैं तो क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हैं, इन पर क्वेश्चन बन सकता है। अब इनके मॉडल आंसर क्या होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब एक वीडियो में इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ एक बताने का वो था आपको कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन के लिए तैयार है, आपको लगता है कि इजिली आंसरेबल है भाई, हम आराम से आंसर कर सकते हैं, इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको जरा सा भी लगता है कि नहीं यहाँ चूक हो सकती है, तो इतनी अच्छी वैकेंसी, इतने अच्छे पैकेज को मतलब ऐसे ही मत वो कीजिए, ठीक है। आईबीपीएस एसओ राजभाषा थोड़ा अलग होता है, नाबार्ड राजभाषा अधिकारी भाई ये सब थोड़े अलग होते हैं, इनका इंटरव्यू अलग लेवल पे होता है। ये इंटरव्यू उतना इजी वे में नहीं होने वाला है, थोड़ा सा इनका लेवल अप रहेगा, ठीक है। और आपको लगता है कि अच्छी तैयारी करनी है, चीज़ों को और अच्छा बेहतरीन समझना है बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं इंटरव्यू पैनल में आप देख सकते हो, मिस्टर जगदीश जांगड़ जी हैं, कपिल शर्मा जी हैं, सुबोध कुमार अग्रवाल, ये सारे जो भी लोग आप देख रहे हो, अरुणिमा मैम हो गई, प्रतिमा मैम, गरिमा जी हो गई, तो ये जितने भी लोग हैं ये बेसिकली अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड लोग हैं, ठीक है। जैसे अरुणिमा मैम की अगर आपको बात करें तो ये एक्स मैनेजर, मतलब सिडबी में एक्स मैनेजर रह चुकी हैं। सुबोध कुमार अग्रवाल सर की अगर बात करूं तो ये डिप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं ईपीएफओ में। तो इन लोगों से बेहतर आपको गाइड कौन कर सकता है, आप खुद सोच के देखो कि इनको तो पता है इनके डिपार्टमेंट के अंदर काम कैसे हो रहा है, तो ये आपको आपके फंक्शन, आपकी लिमिट के बारे में अच्छे से सजेशन दे सकते हैं। साथ ही हमें कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, हमारा जेस्चर क्या होना चाहिए, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ये लोग गाइड करेंगे। सो अगर आप इंटरव्यू मतलब ये लेना चाहते हैं तो यहाँ नीचे नंबर दिया है साइड में 9205524028, आप इस नंबर को डायल करके अपनी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम्बी की वेबसाइट पे जाकर भी डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि इसका आंसर किया जाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, आपका आंसर कर दिया जाएगा।
ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर एक दो क्वेश्चन का फॉर्मेट करके दिखाओ या कुछ भी ऐसा है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपके जो क्वेरीज हैं वो वेलकम है। सो इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।